सुप्रभात। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज आप संचयन भाग 1 का पाठ 1 गिल्लू की पुनरावृत्ति करेंगे। गिल्लू पाठ जो है वह महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा जी को जीव जंतुओं से बड़ा ही प्रेम था और उन्होंने कई जीव जंतुओं को अपने चिड़ियाघर में पाला था, रखा था और उसका पालन पोषण किया था। यहाँ पे एक गिल्लू जिसका नाम उन्होंने रखा था, एक छोटे से गिलहरी के बच्चे के जन्म के बारे में उन्होंने बताया है, जो कि एक दिन किसी कौवे के द्वारा चोटिल होकर उनके कमरे के बाहर गमले के पीछे छिपा हुआ था और कौवे उससे चोंच मारते हुए अपना आहार बनाने की चेष्टा कर रहे थे। वह बुरी तरह से घायल हो गया था। उनके घर के अन्य सदस्यों ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है, परंतु लेखिका का मन नहीं माना। वे उसे उठा लाई और उठा करके उसके घाव को पोंछा। उसके घाव में लगे हुए खून को पोंछकर उन्होंने पेनिसिलिन मलहम लगाया और उसके पश्चात उसे दूध और पानी की बूंद उसके मुंह में डालने का प्रयास उन्होंने किया, परंतु वह इतना घबराया हुआ था वह बच्चा कि निश्चेष्ट पड़ा था और किसी भी तरह से वो पानी नहीं पी पाया। उसके मुंह रुई की बत्ती से उसके मुंह में दूध की बूंद डाली गई, परंतु वह नहीं पी पाया। काफ़ी प्रयास करने के बाद 2 बूंद पानी उसके मुंह में गया और उसके पश्चात 2-3 दिन तक वह उसी तरह निश्चेष्ट पड़ा था। परंतु उसके बाद जब वह आश्वस्त हो गया कि अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वह फिर से वह अपनी पुनः क्रियाकलापों से लोगों को चौंकाने लगा। यहाँ पे उस छोटे से जीव के उसकी जो उसके क्रियाकलाप है उसका वर्णन कवि लेखिका ने यहाँ पे किया है। कह रही है कि सोनजूही में आज पीली कली है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया। लेखिका कहती हैं कि अचानक ही उन्होंने सोनजूही के पेड़ में एक पीली सी कली देखी और उस कली को देखते ही उन्हें याद आ गया कि वह छोटा सा जीव जिसे वो गिल्लू के नाम से पुकारती थी, वह इसी लता की सघन हरितिमा में, सघन मने घनी और हरितिमा मने हरियाली, उस हरे पत्तों के बीच में छिपकर वह बैठा रहता था। और जैसे ही वे उसके निकट जाती थी, उस पेड़ के निकट जाती थी, वह जो है कूदकर उनके कंधे पे कूद जाता और उनको चौंकाने का प्रयास करता। तो उस समय वे सोनजूही के पौधे में कली खोजती थी, लेकिन आज वे उस लघु प्राण को खोज रही हैं, उस छोटे से जीव को खोजती हैं। परंतु वह तो अब इस सोनजूही के जड़ में मिट्टी होकर एक हो गया है। यानी उसकी मृत्यु के बाद लेखिका ने उसे उसी सोनजूही के पेड़ के नीचे, जड़ों के नीचे पास उसे दबा दिया था, उसे समाधि दे दी थी, क्योंकि वह उसे जो है वह जूही का वृक्ष जो है, जूही का पेड़, उसे सोनजूही का पेड़ उसे बड़ा ही प्रिय था। वह जब भी पाता वह वहाँ पे उसी हरितिमा में, उसी सघन हरितिमा में जाकर छिपा रहता और अपने साथी संगियों के साथ खेलता रहता। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया है। हरितिमा का अर्थ है हरियाली। हरितिमा का अर्थ है हरियाली। यहाँ पे इमा प्रत्यय लगा है। हरियाली इसका अर्थ है, इमा प्रत्यय है हरियाली। ठीक है, हरितिमा का अर्थ है हरियाली।
उस सोन जूही की जो कली वो अक्सर ढूंढती रहती थी, परंतु आज जो है सोन जूही की कली खिली है तो उन्हें लघु प्राण की खोज है। परंतु अब तो वो मिलने से रहा, क्योंकि सोन जूही के जड़ में वो उसे मृत्यु के बाद उसी वहीं पे लेखिका ने मिट्टी के नीचे उसको समाधि दे दी थी। तो अब वह तो मिलेगा नहीं, परंतु ये उनको अचानक याद आ जाती है उस छोटे से जीव की। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल खेल खेल रहे हैं। अचानक वे एक दिन बाहर आती हैं और देखती हैं कि 2 कौवे अपने चोंच से छुआ छुअल खेल रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को अपनी चोंच मारने का प्रयास कर रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र जीव है। काक भुसुंडी कौवे को कहा गया है। कह रहे काक भुसुंडी भी विचित्र जीव है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। समादरित माने जिसका आदर किया जाए। समादरित का अर्थ है जिसका आदर किया जाए। समादरित, इसमें इत प्रत्यय है, जिसका आदर किया जाए, जिसका आदर किया जाए, समादरित। अनादरित, जिसका आदर न किया जाए। समादरित में इत प्रत्यय है और अनादरित में भी इत प्रत्यय है। सम्मानित में भी इत प्रत्यय है, बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाना, और अवमानित माने अपमान किया जाना। तो कह रही हैं कि ये कौवे जो है अजीब जीव हैं, इनको कभी बड़ा सम्मान मिलता है, कभी इनको अपमानित किया जाता है, कभी इसका अनादर भी किया जाता है, और उसका अलग अलग कारण है, कब उन्हें समादरित और कब अनादरित आदि किया जाता है, इसका अलग अलग कारण वे बताती हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। कह रहे हैं जो हमारे पितृ पुरुष हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे वंश के जो पहले माने पिता पिता के पिता आदि जो हो चुके हैं, वे जो है अगर उनको हमें कुछ देना हो उनकी तुष्टि के लिए, हम इन कौवों को ही खिलाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में यदि हम उनको खिलाते हैं कौवों को, तो वो हमारे पितर लोगों को मिलता है। अवतीर्ण होना माने उतरना या आना। अवतीर्ण होना यानी उतरना या आना, आना या उतरना, कहीं से उतरने को कहते हैं, ठीक है। तो अवतीर्ण होना यानी उतरना या आना। अब ये बोल रही हैं कि इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर से में ही देना पड़ता है। वे कह रही हैं कि जैसे हमारे समाज में मान्यता है कि जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो ये कौवे मुंडेर पे आके बोलते हैं। तो कह रही हैं कि ऐसा माना जाता है कि जब ये मतलब मेहमान आने वाले होते हैं तो उसके प्रिय संदेश को इनके कर्कश ध्वनि में ही हम प्राप्त करते हैं। उनके आने का संदेश इनकी कर्कश ध्वनि ही हमें देती है। कर्कश यानी कठोर, है ना, कटु। कटु ध्वनि जो है, कठोर, जो कान को मधुर ना लगे, उसे बोलते हैं कर्कश। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। दूसरी ओर हम यदि कोई बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करे या बहुत ज़्यादा बोले तो हम लोग उसको कौवे की बोली के रूप में कहते हैं कि बहुत काँव काँव कर रहे हैं, यानी उसे अपमानित कर रहे हैं। तो इस तरह से कौवे को कभी अपमानित किया जाता है, कभी बड़ा आदर दिया जाता है, यानी पितृपक्ष में उन्हें आदर दिया जाता है। कहीं ज़्यादा बोलने को कौवे की तरह काँव काँव करना कह के अपमानित किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग समयों पर अलग अलग रूप में उनकी पहचान है।
मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखिका कहती है कि गमला और दीवार के बीच में जो छोटी सी जो संधि संधि यानी जोड़ वाली जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा जीव था जिस पर इनकी निगाह पड़ गई। दृष्टि यानी कि निगाह। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो उन्होंने जब उधर कौवे को देखा तो वे जाके नज़दीक जाके देखती हैं, तो देखती हैं कि एक गिलहरी का बच्चा जो है वहाँ गिर पड़ा है और शायद उसको भोजन बनाने के लिए, अपना भोज्य पदार्थ बनाने के लिए कौवे वहाँ पे काँव काँव कर रहे हैं और उसको मतलब उसे खाना चाह रहे हैं। काक द्वय मने दोनों, काक द्वय मने दोनों कौवे, काक द्वय यानी कि दोनों कौवे, दोनों जो कौवे हैं यानी कि काक द्वय, यहाँ पे कहा गया काक द्वय दोनों कौवों को, कि चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। कह रहे वो जीव कह रही है वह जीव जो है बड़ा ही छोटा था, बहुत ही मासूम था, इसीलिए कौवों के 2 चोट द्वारा दिए गए, कौवों के चोंच द्वारा दिए गए 2 चोट ही उसके लिए बहुत ज़्यादा थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट सा मतलब कि बिना चेष्टा के एकदम स्थिर होकर उसी गमले के पास वह पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। उनके घर वाले लोगों ने कहा, उनके घर के सदस्यों ने कहा कि कौवे के चोंच से यदि घायल हो जाए या चोट लग जाए तो वह जीव बच नहीं सकता, इसीलिए उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन मलहम लगाया। फिर परंतु इनका मन नहीं माना, और हौले माने धीरे से, हौले यानी कि धीरे से, हौले से उसको उठाकर, हौले यानी कि धीरे से उसको उठाकर वे कमरे में लेती आई और ले आकर के उसके नन्हे से ले आई और रुई से उसके रक्त को पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया, यानी उसके घाव को पोंछा और घाव में उन्होंने पेनिसिलिन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर जैसे तैसे उसके मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। वे रुई की बत्ती बनाई और उसके मुंह में दूध की 2 बूंद डालना चाहिए, परंतु उसका मुंह खुला नहीं और दूध की बूंद जो है बाहर ढुलक गया, माने बह गया, उसके मुंह में वो बूंद गई नहीं, वो बाहर आ गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटों तक उपचार किया गया, उपचार माने चिकित्सा की गई और उसके पश्चात उसके मुंह में दूध की बूंद जो है माने उसके मुंह में जा सकी। और कई घंटे के बाद जब वह तीसरे दिन उसने अपने आप को आश्वस्त महसूस किया और मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आँखों में इधर उधर देखने लगा। लेखिका कहती है कि तीसरे दिन वह बच्चा जो है उसे लगा कि हम लोगों पर उसे विश्वास हो गया, आश्वस्त हो गया कि उसे कोई नुकसान अब यहाँ नहीं पहुँचाएगा। तब वह जो है धीरे धीरे उनकी उंगली, अपने नन्हे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर अपनी मोती जैसे कांच की आँखों से इधर उधर देखने लगा। उसकी आँखें बड़ी सुंदर थी, नीली मोतियों जैसी, और इनकी अपने पंजों से इनकी उंगलियों को पकड़कर, लेखिका की उंगलियों को पकड़कर वह इधर उधर देखने लगा।
फिर ये कहती हैं कि 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 महीनों में धीरे धीरे उसका जो है विकास हुआ और उसकी शरीर की सुंदरता बढ़ गई। उसके शरीर में रोए आ गए, पूँछ में भी घने रोए आ गए, झब्बेदार पूँछ हो गया उसका। पूँछ मतलब खूब घना हो गया गुच्छे की तरह। और साथ में जो है उसके जो स्निग्ध रोए, स्निग्ध माने मुलायम जो है उसके रोए जो आ गए बदन पे, जिससे वह जो है बड़ा ही सुंदर लगने लगा। और इस प्रकार वो अपनी सुंदरता से और अपनी नील चमकीली आँखों से लोगों को विस्मित करने लगा। विस्मित करने लगा मतलब लोग उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। हमने उसकी जातिगत संख्या को जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दिया। वे कह रही हैं कि जातिवाचक यानी कि गिलहरी एक जाति विशेष का नाम है, तो उसको उन्होंने गिल्लू नाम देकर व्यक्तिवाचक बना दिया, यानी उसका नामकरण उन्होंने कर दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका कहती हैं कि रुई एक फूल लाने की जो डलिया है, फूल वाली डलिया, फूल रखने की जो डलिया थी, उसमें रुई बिछाया उन्होंने और रुई बिछाकर उसको तार से खिड़की पर बांध दिया और वहीं पे उसके रहने का स्थान उन्होंने बना दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। कह रही हैं कि 2 वर्ष तक उस गिलहरी के बच्चे का वही निवास स्थान था, वही डलिया जिसको इन्होंने पहले दिन बनाया था, उसको रहने के लिए स्थान दिया था। वहीं उसी स्थान पर वह 2 वर्ष तक रहा और उसी में वह खुद से उसे झुलाता और उसी हिलाकर वह झूलता रहता था और अपनी मनको जैसी आँखों को कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर घुमाकर वह इधर उधर देखता रहता था और पता नहीं देखकर लगता था कि कुछ समझ रहा है या देखकर उसे कुछ समझना चाहता था। इस प्रकार लगता था उसके आँखों के घुमाने और उसकी हरकतों से ऐसा प्रतीत होता था कि वह कुछ देखना और समझना चाह रहा है, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। परंतु उसके जो क्रियाकलाप थे, उस क्रियाकलाप पर सभी को बड़ा आश्चर्य होता था कि यह जीव किस प्रकार से कैसे इतना समझदार है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। कह रही हैं कि जब वह लिखने बैठती थी तो उसे यानी गिल्लू को उस लेखिका का ध्यान आकर्षित करने की बड़ी इच्छा होती थी। वह चाहता था लेखिका उस पर ध्यान दे और इसके लिए उसने एक अच्छा सा तरीका भी खोज निकाला था। वह मेरे पैर थकाकर सर से पर्दे पे चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका कह रही है कि वह जो है मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्दे से जो है नीचे उतरता था और फिर सर से उसी तेजी से वह पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और फिर तेजी से वहीं से उतरता था। और इस प्रकार वह तब तक ऐसा करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लेखिका बताती हैं कि कभी ऐसा होता था कि उसे मैं पकड़कर एक लिफाफे में डाल देती थी, केवल उसके
आगे के 2 पंजे उस लिफाफे के बाहर रहते थे और उसका मुंह रहता था। इसके अलावा उसका पूरा शरीर उस लिफाफे के अंदर ही रहता था। लिफाफे इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। लेखिका बता रही हैं कि इस स्थिति में जैसे कि लिफाफे में बंद करके वो लिफाफे में जो उसे डाल के रखती थी, उसी स्थिति में वो घंटों दीवार के सहारे खड़ा रहता और अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को वह निहारता रहता, देखता रहता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रख देती कि और इस प्रकार लेखिका जो है उसको भी देखती रहती और अपना कार्य भी करती रहती और वह भी लेखिका के पास रहकर अपने को बड़ा ही उसके अंदर उसके मन में सुकून जैसे रहता, जैसे लगता था कि उसको वह अपने किसी खास के पास वह है और ऐसा सोचकर वह बड़ा ही सुकून से रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। अब धीरे धीरे जो है वह युवा हो जाता है, जवान हो जाता है और उसके बाद कह रही हैं कि उसके जीवन का पहला बसंत आया। माने पहली बार वह जो है युवा होने के बाद उस लेखिका को ऐसा महसूस हुआ कि वह अब युवा हो गया है और उस मौसम में जब कि नीम और चमेली की सुगंध जो है उनके कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। उन्होंने ये देखा कि खिड़की के बाहर कुछ बाहर की गिलहरियाँ आई हैं और अपनी भाषा में वे चिक चिक की आवाज़ करके ऐसा प्रतीत होता था कि वे गिल्लू से कुछ कहती थी, मैंने अपनी बात कहती थी या करना चाहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देख मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि लेखिका बड़ी संवेदनशील हैं और वे गिल्लू के मन की बातों को मन को भांप लेती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वह बड़े अपनेपन से जो खिड़की के पास बैठकर बाहर की गिलहरियों को देख रहा है तो उसे इस समय निश्चित रूप से छोड़ देने की आवश्यकता है। उसे भी बाहर अन्य गिलहरियों के साथ घूमने जाने देने की आवश्यकता है। और यह सोच करके उन्होंने मैंने फिर आगे वे बताती हैं कि मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। यहाँ तब लेखिका ने जब महसूस किया कि उसको बाहर छोड़ना आवश्यक है अन्य गिलहरियों के साथ, तो लेखिका ने क्या किया कि उस खिड़की की जाली के एक कोने को खोल दिया, उसमें से कील निकाल दिया और गिल्लू को बाहर जाने का रास्ता दे दिया। गिल्लू को बाहर जाने का रास्ता उन्होंने दिखा दिया और उसके बाद उन्होंने जब कील खोल दिया तो गिल्लू बाहर जाकर जैसे लगा कि उसने राहत की सांस ली, यानी उसे भी राहत महसूस हुआ। ये भी देखिए संवेदनशीलता है लेखिका की कि वे उसके मन की बातों को भांप लेती हैं और उसके मन की बातों को भांप कर उसी के मन के अनुसार वे कार्य करती हैं। उन्हें लगता है कि बाहर के गिलहरियों के साथ वह खेलना चाहता है, वह यहाँ पे अकेले रहना नहीं चाहता है। तो इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका के घर में लेखिका बड़ी जीव जंतु से प्रेम करने वाली महिला थी। वे उनके घर में अनेक प्रकार के जीव जंतु उन्होंने पाल रखे थे
तो वे कह रही हैं कि इतने छोटे से जीव को उनके घर में पले बिल्ली और कुत्तों से बचाना बड़ा ही कठिन कार्य था, क्योंकि ये दोनों ये आपस में खाद्य खादक हैं। तो ये कह रही हैं कि उसको बचा पाना बड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने काफ़ी प्रयासपूर्वक उसको बचाए रखा। अंत तक उसे इन जीव बिल्ली से और कुत्तों से उन्होंने बचा के रखा। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। अब यहाँ देखिए, लेखिका के साथ गिल्लू का भी बड़ा आत्मीय संबंध हो गया था। और जब लेखिका के कमरे में लेखिका के ज़रूरी कागजात रहा करते थे, तो उनके जाने के बाद उनका कमरा बंद कर दिया जाता था। परंतु जैसे ही वे आती तो गिल्लू भी वापस आ जाता बाहर से, और उनके आते ही वह उनके पैर से सिर पे और सिर से पैर तक जाने आने का क्रम अपना बनाए रखता। ये कह रही है कि जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। मतलब कि वह लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, और वह सिर से पैर और पैर से सिर तक वह दौड़ लगाता था। तब से यह नित्य का क्रम बन गया, और तभी से उसका ये ऐसा करना नित्य की क्रियाकलापों में जुड़ गया। माने नित्य प्रति की जो क्रियाकलाप रही उसकी, उसमें ये भी क्रम जुड़ गया कि लेखिका बाहर जाती तो वो चला जाता बाहर अपने सजातीय गिलहरियों के साथ खेलता। और जब लेखिका बाहर से कमरे में आती, कहीं बाहर से जाकर वो जब कमरे में आती वापस, तो वह भी आ जाता और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह सिर से पैर तक उनके दौड़ता और फिर पैर से सिर तक दौड़ लगाता था। अब ये बता रही हैं कि मेरे कमरे में से बाहर जाने पर गिल्लू की खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका बता रही हैं कि जब ये बाहर जाती तो वह अपने खिड़की की जाली से बाहर जा कर के अपने जो गिलहरी साथी थे तो उन्हीं के दल का नेता बना हुआ उनके साथ झुंड में रहता था, और उसी में उछलता कूदता रहता था। और जैसे ही 4 बजता था वह वापस आ जाता था और अपने झूले में बैठकर वह झूलता रहता था। आप देखिए, उसे भी समय की कितनी पहचान थी, और जानता था कि 4 बजे लेखिका आएंगी, तो वह भी तुरंत 4 बजते ही अपनी जाली में अपने डलिए में आकर के अपने झूले में आकर के बैठ जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका कह रही है कि पता नहीं कैसे उसके अंदर मुझे चौंकाने की इच्छा हो गई जागृत, और वह अलग अलग जगहों पे छुपा रहता था और फिर मेरे पास दौड़कर आ जाता था। वे कह रही हैं कि कभी फूलदान में छिप कर बैठा रहता था, कभी पर्दे के चुन्नट में वो छिप कर बैठता था, और कभी सोनजूही की पत्तियों में, और फिर वापस वह उनके पास चला आता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता।
लेखिका बताती हैं कि उनके पास अनेक जीव जंतु रहे, मतलब कि अनेक जीव जंतुओं को उन्होंने पाल रखा था, परंतु उनके साथ उनकी थाली में बैठकर खाना खाने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। ऐसा लेखिका बताती है कि कभी उनको ऐसा स्मरण नहीं आता कि कोई पाला हुआ जीव उनके थाली में बैठकर खाना खाने की हिम्मत कर सके, परंतु गिलहरी यानी गिल्लू ने ऐसा करने की चेष्टा की। अब हम शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।